बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट सॉइल टिल्थ फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो मिट्टी है उसकी परफेक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। टिल्थ का मतलब ही होता है एक तरीके से फिजिकल कंडीशन सॉइल की, कि क्या फिजिकल कंडीशन सॉइल की होनी चाहिए, एक तरीके से उसकी फिजिकल फिटनेस, ताकि हम बेहतर तरीके से प्लांटेशन कर पाएँ और जो भी हम क्रॉप ग्रो करना चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके से उस पर ग्रो हो पाए। तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं सॉइल की, यानी कि सॉइल टिल्थ की परफेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे क्या है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर का क्या फ़ायदा होता है, वो आपका चिलेशन में मदद करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है प्लांट के लिए वो इंश्योर करेगा। दूसरा, एक स्पंज के तौर पे काम करता है एक तरीके से, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्गेनिक मैटर के रिलेटेड, कि वो आपका सॉइल इरोजन को भी रोकेगा। इसके अलावा जो है मिट्टी में हर समय ऑप्टिमम मॉइस्चर बना रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर एक बफर के तौर पे काम करके पीएच को भी स्टेबलाइज करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इसलिए मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक होनी चाहिए। साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवर्म वगैरह का काउंट भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये है कि जो मॉइस्चर परसेंटेज है सॉइल में और जो एरिएशन है इन दोनों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर केवल उतना हो एकदम ऑप्टिमम, ज़्यादा गीली ना हो कि वो बहुत ज़्यादा चिपकने लगे या उसकी पोरिसिटी इफेक्ट हो जाए। ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए और कम से कम 10 से 15% जो सॉइल के पोर्स हैं वो एयर फिल्ड होने चाहिए। यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर के साथ साथ प्रॉपर एरिएशन होना भी ज़रूरी है ताकि प्लांट्स की रूट सफोकेट ना हो। तो मेंटेनिंग अ मिनिमम 10 से 15% कम से कम जो पोर्स हैं वो एयर फिल्ड पोरोसिटी होनी चाहिए, इवन गीला होने के बावजूद भी। और गीला होने का मतलब यहाँ पे वाटर लॉक्ड सॉइल नहीं है, ऑप्टिमम मॉइस्चर की बात हो रही है। आप हाथ से छुओगे तो आपको जो मिट्टी है वो उसमें नमी फील होगी। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि मिट्टी काफ़ी गहरी होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए, किसी भी तरीके से वो कॉम्पैक्टेड ना हो कि रूट्स को दिक्कत हो मिट्टी में गहरे प्रोफाइल में पेनिट्रेट करने के लिए। रूट्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नीचे पेनिट्रेट करने के लिए अलोंग द ग्रेविटी। इसके लिए मिट्टी गहरी होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए, कोई भी कॉम्पैक्शन नहीं होना चाहिए। मिट्टी की जो बल्क डेंसिटी है वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होनी चाहिए। ये लूमी सॉइल के लिए डाटा इन्होंने दिया है। जो बल्क डेंसिटी है यानी कि यूनिट वॉल्यूम का कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी। अब यहाँ पे हम सॉइल के लिए बात कर रहे हैं, जो सॉइल की डेंसिटी है वो बल्क डेंसिटी है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है। तो लगभग 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होनी चाहिए बल्क डेंसिटी लूमी सॉइल के लिए। अब लूमी सॉइल यहाँ पे मेनली इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हमारा चाहे हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हों चाहे हमारे एग्रोनॉमी की क्रॉप्स है, लूमी सॉइल सबसे बेहतरीन रहती है। इसके अलावा जो पोरिसिटी है, यानी कि जो दो तरीके के पोर होते हैं सॉइल में, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर, इनमें बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि जो दोनों तरीके के पोर है उनका मेन काम क्या होता है, जो माइक्रोपोर होते हैं उनमें तो कैपिलरी वाटर होल्ड रहता है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि प्लांट के लिए केवल और केवल कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। बाकी जो ग्रेविटी वाटर है वो जब हम इरिगेशन करते हैं तो ग्रेविटी के एक्शन में नीचे चला जाता है। और एक जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो आपका सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। तो जो अवेलेबल वाटर है प्लांट्स के लिए वो होता है कैपिलरी वाटर, जो इन्हीं माइक्रोपोर्स में होल्ड होके रहता है। इसके अलावा एक होती है मैक्रोपोर। जब भी आपका मिट्टी पे पानी गिरता है तो वो सारा का सारा पानी आपका इन्हीं मैक्रोपोर के ज़रिए जो पर्कुलेशन है वो देखने को हमें मिलता है, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन। जो इन्फिल्ट्रेशन है यानी कि एंट्री ऑफ द वाटर इनसाइड द सॉइल, और उसके बाद में फिर पर्कुलेशन होता है कि वो पानी आपका सारा का सारा लोअर प्रोफाइल में चला जाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, मैक्रोपोर की वजह से। इसके अलावा वाटर लॉगिंग को मैक्रोपोर प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं, कि हमें पता है कि मिट्टी में CO2 की मात्रा नॉर्मल एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि रूट रेस्पायरेशन की वजह से CO2 की मात्रा जो मिट्टी का है जो रूट जोन है वहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस CO2 को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं मैक्रोपोर की सहायता से क्या है, गैसेस एक्सचेंज भी होता है कि जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है रूट जोन में और CO2 चली जाती है बाहर। इसके अलावा बात करें तो जो मिट्टी है उसका ग्रेन्युलर टेक्सचर होना चाहिए, मतलब दानेदार मिट्टी होनी चाहिए और वो भी भुरभुरी, क्रम्बी टेक्सचर होना चाहिए उसका। ऐसा ना हो कि बहुत ही जल्दी मिट्टी पे जो सरफेस आपने देखी होगी उस पर क्रस्ट बन जाए।
जैसे आपने देखा होगा कि हमने जैसे कि मिट्टी को अच्छे तरीके से हमने पल्वराइज वगैरह कर लिया और उसके बाद हमने कोई सीड वगैरह लगाया और ऊपर से हमने पानी दे दिया तो ऊपर पपड़ी बन जाती है। वो जो सरफेस पे पपड़ी बन जाती है उसे हम बोलते हैं सरफेस क्रस्टिंग। तो वो सरफेस क्रस्टिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर सीडलिंग एमरजेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्रस्टिंग के प्रति रेजिस्टेंट होनी चाहिए हमारी मिट्टी, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो, क्रम्बली उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो सॉइल एग्रीगेट हैं यानी कि सॉइल पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे साइज़ लगभग आपका 1 mm से लेकर के 5 mm के बीच में होना चाहिए सॉइल एग्रीगेट्स का। ये चीज़ एक परफेक्ट सॉइल टिल्थ रिप्रेजेंट करती है सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, एरिएशन, वाटर रिटेंशन और रूट पेनिट्रेशन में ईज के सब हर एक चीज़ के बैलेंस को। यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या प्लांटेशन के लिए एक परफेक्ट मिट्टी, एक परफेक्ट सॉइल टिल्थ को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें हर चीज़ का बैलेंस होता है, चाहे वो सॉइल स्ट्रक्चर का हो, टेक्सचर का हो, एरिएशन का हो, वाटर रिटेंशन का हो, इसके अलावा रूट पेनिट्रेशन का हो कि वो लूज होगी, हर चीज़ में बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ थी, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये वाला पूरा एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये पूरा बहुत ज़रूरी था और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।